हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट का जो है आज हमारा चौथा जो है मैराथन है। आप इसके पहले के जो 3 मैराथन हुए, अगर आपने वो भी देखा हो तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा कि जी हाँ, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अच्छा, अगर आपको पहले की मैराथन देखना है तो आप सीटेट 2023 एसएसटी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर जाकर, अगर आपने अभी तक जितने भी मैंने एसएसटी से रिलेटेड वीडियो डाले हुए हैं, अगर आपने वो सारा वीडियोस देख लिया, साथ में आगे की भी वीडियो आप देखते रहेंगे, तो आपको बार बार क्वेश्चन एक तो रिपीट मिलेंगे, वो चीजें याद होंगी। दूसरी चीज की एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं क्लैरिटी उतनी ज्यादा आती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज ये मेहनत आप सभी के लिए है। हाँ, लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है, अगर आप कर देंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं कि कितना घंटा हम इस क्लास को करते हैं। और मैं पहले ही आपको बता चुकी कि जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी करेंगे, अदरवाइज अब लास्ट टाइम है तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कराने की मेरी कोशिश रहेगी। 60 नंबर आते हैं, 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 आपका पूरा कंटेंट होगा, 20 पेडागोजी होगी। ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस करेंगे। और हाँ, ये जो भी क्वेश्चंस आपके सामने है, ये कोई अपने मन से मैं नहीं लेकर आई हूँ। ये सीटेट ने जो पेपर अभी कराया था फरवरी में, क्योंकि देखो जो फरवरी वाले पेपर थे ना, दिसंबर 2022 में जो पेपर जो स्टार्ट हुए थे, वो क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया ना, तो इसके पहले कि आपको पेपर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको पता है, अगर कभी कुछ लेट हो जाएगा तो शाम को क्लास मिल जाएगी। वैसे 12 बजे कोशिश रहती है कि सुबह 12 बजे क्लास मिल जाए। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है। अब देखो कुलिक का अर्थ पूछ रहा है, तो मैं टिक लगा दूंगी जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो कुलिक का अर्थ क्या होता है, तो कुलिक का अर्थ होता है सिंपल सा, मुख्य शिल्पकार। आप यहां पर स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ होता है मुख्य शिल्पकार। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, चलिए अब ये रहा हमारा 92 का क्वेश्चन। देखिए 92 में क्या चीजें लिखी हुई हैं, आपको ध्यान देना है। इसमें पूछ रहा है कि वो भुर्ज, जिसे हम बर्च बोलते हैं, छाल कहां पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई हैं। मतलब पूछ रहा है कि वो छाल कहां पर पाई गई जिस पर जो ऋग्वेद की जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं, जो सूक्त हैं, वो लिखी गई हैं। तो सिंपल सा पूछा है, तो ये हो जाएगा कश्मीर में। कश्मीर में पाई गई हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, चलो अब ये रहा हमारा 93। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और खास बात ये है कि कई बार पूछा हुआ है कि आपको बताना है कौन सी तमिल कृति जो है वो आम पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। तो वो है आपका पेरियापुरम। ये इतनी बार पूछा है ना कि आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना ही होगा, और इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये है पेरियापुरम। चलो अब मिलान वाले क्वेश्चन है 94। अब मिलान वाले क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा मेल नहीं खा रहा है, बस यही बताना है। देखो खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था, ये एकदम सही है। एहोल जो है वो चालुक्य के द्वारा है। कांचीपुरम जो है वो पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया है। बट महाबलीपुरम जो है ये चोल शासकों के द्वारा नहीं बनाया गया है। और नहीं वाले पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं पूछा है, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बाकी ये सारा अगर आपने याद रखा, याद रखिएगा, बस इसको छोड़ के आपको ये तीनों सही वाले याद रखने हैं, ताकि एग्जाम में आप सही कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। चलो अब 95 पे फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि आपको कुछ चीजें दी गई हैं, इस पर आपको विचार करना है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो 95 में देखिए, 95 में ये पूछ रहा है कि इसमें से बताओ कौन कौन सा जो है वो सही है। कथन सही वाला पूछा है, खास तौर पे इसको आपको ध्यान रखना है। तो पहला लिखा है कि त्वारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तो ये बात जो है गलत है, त्वारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में नहीं लिखा गया था। दूसरा है कि जो त्वारीख के लेखक थे वो कहाँ पे रहते थे, तो वो नगरों में रहते थे। ये बात एकदम सही है। तीसरा लिखा है कि वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तो ये भी बात सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए बोल रहे हैं, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कराए गए ना, ये 200-300 प्रश्नों में से छाट कर यहाँ पे मैं प्रश्न लेकर आई हूँ बनाकर। ठीक है, तो ये इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे लिख लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, लाइक शेयर कर देना अगर आप पहली बार आए हैं तो। नीचे के आंसर पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये गलत आंसर है। 96। अब ये तो कई बार आप
पढ़े ही होंगे। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं सूरदास के जीवन परिचय के बारे में, उसमें सब कुछ लिखा गया है। आप मुझे बस इतना बता दो कि आपको इसमें क्या लग रहा है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर भी बताती जाऊंगी ताकि आपको अंदाजा लगे कि हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं। तो देखिए इनकी जो सबसे पहली आपको पता ही है, इनकी रचना सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है। साहित्य रत्ना जैसा इसने कुछ नहीं लिखा है। तो यही आपसे गलत पूछा था, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि नहीं पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां पर समय ज्यादा देने की जरूरत होगी वहीं देंगे, बाकी रटने वाली चीजों में तो वैसे भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका 97 है। एजर्शन रीजन के क्वेश्चन जो है सीटेट बहुत पूछता है, आप सभी जानते हैं। क्वालिटी अगर आप 360 पे करके देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर दिखेगा अगर वाईफाई वगैरह है तो, ठीक है। बाकी देखिए 97 में इसमें पूछा है कि कथन कारण पे विचार करो। पहला क्या लिखा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। जी हाँ, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। तो बात दोनों सही है और व्याख्या भी दोनों सही है। तो जिसने भी ये सारी चीजें पढ़ी होंगी मुगल इतिहास के बारे में वो अच्छे से कर पाएंगे। बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप बस इतना मान के चलो कि इसमें जो चीजें लिखी गई हैं, मुगल साम्राज्य के कई स्वतंत्र क्षेत्र राज्यों में बिखर गया, साथ में क्या हुआ कि उन कई प्रांतों के जैसे कि सूबेदार हो गए। तो ये सारी चीजें आपको नोट करना पड़ेगा अगर आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन से डील कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अब आप इतना समय नहीं है कि आप एनसीईआरटी की पूरी हिस्ट्री पढ़ें। तो पहला सही हो जाएगा, व्याख्या भी सही है। चलो अब हम चलते हैं 98 पे। एक मिनट इसको और जूम कर दूं कि आपको अच्छे से दिखे। 98 का देखिए क्या लिख रहा है कि किस क्षेत्र में भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था। अच्छा, ये वेल्लार वाला क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है ना कि कहां पर वेल्लार कहते थे, रट लो, याद कर लो। तमिल क्षेत्र में कहते थे, कई बार पूछा हुआ है। तो तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 99। अच्छा, एसएसटी में एक चीज याद रखना कि स्टेटमेंट बहुत पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो है डीप नॉलेज भी जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 99 में ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। 99 क्वेश्चन नंबर है। यहां पर पूछ रहा है कि कथन ए और बी को पढ़ो और बताओ क्या चीजें सही हैं क्या चीजें नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो चलो देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। यस, एकदम सही है। सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। ये भी बात दोनों एकदम सही है। तो हम जाएंगे तीसरे के साथ। तो ये थोड़ा बहुत आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लें, या फिर वीडियो को 2x की स्पीड में देख लो, डाउनलोड कर लो। बस आप पढ़ाई जरूर करो, ठीक है। मुझे व्यू, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे आपका रिजल्ट चाहिए कि आप एसएसटी से अपना पेपर पास करें। उसके लिए मैं मेहनत करूंगी, साथ में आपको भी करना होगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा सही हो जाता है। अब हम आ गए अपने 100 क्वेश्चन पे। इट मीन्स कि हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। चलिए, और ये तो बहुत आसान है, कई बार ये रिपीट हुआ है। 100 क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या पूछ रहा है कि पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था। तो वो था, आपको ही पता होना चाहिए, ब्रह्म समाज के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। चलो 101। अब हमारा से यहां से 11 वाला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखिए आपका एग्जाम में भी ना एसएसटी का पोर्शन 91 से स्टार्ट होते हैं, आप जानते ही हैं, तो उसी अकॉर्डिंग ही है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तो ये हमारा 101। नए नए क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी जब तक आपका एग्जाम से 1-2 दिन पहले तक मैं कराती रहूंगी, ताकि रिवीजन आपका हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है एसएसटी के लिए। इसमें लिखा है कि ए और आर को पढ़ो, बताओ क्या सही है, सही विकल्प को चुन लो। देखो यहाँ पर कई बार ना सही नहीं है भी लिखा होता है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। कई बार क्या होगा ना, चीजें पढ़ेंगे हमको लगेगा अरे सही तो पूछा है, बट नहीं, यहाँ पर वो कई बार लिखा था ना कि इसमें सही नहीं है, फिर आपको नेगेटिव वाले आंसर को ध्यान देना है, इसलिए आप ध्यान से करिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। जी हाँ, पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर, उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जी हाँ, उन्होंने ये देखा कि जो ग्रंथ है वो छोटी जाति के ऊपर ऊंची जातियों का एंड महिलाओं के ऊपर पुरुषों का जो है वर्चस्व स्थापित करने के लिए लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या बात सही है? जी हाँ,
और व्याख्या भी एकदम सही है, क्योंकि इसीलिए ग्रंथों के आलोचक थे, जिसका रीजन यहां पर दिया है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। इसीलिए यहां पर इसका व्याख्या भी सही है, क्योंकि वो ग्रंथ के क्या थे, आलोचक थे। दोनों बात एकदम सही है। हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब ये रहा हमारा 102। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। बहुत आसान है, कई बार पूछा है, ये कैनिंग ने किया था घोषणा। आपको पता है कि हम अगर पूछा जाए भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो कैनिंग होंगे। ठीक है, इन्होंने ही बोला था कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। चलो 101 हो गया, अब हम 101 भी हो गया हमारा, 102 भी हो गया। अब हम 103 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते जाइएगा ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि इतने क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर भी साथ में बता रही हूँ। चलो 103 में आ जाओ। आपको पता ही है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। तो आप मुझे बस बता दो, बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं थी, केसरी और मराठा। मराठा जो है वो किस में थी और केसरी किस में थी। केसरी का मैं बता देती हूँ, मराठा का आप सभी को आंसर देना है। तो अगर मैं केसरी की बात करूं तो ये थी मराठी में। चलो मराठी की और जो इनका मराठा था वो था अंग्रेजी में। तो ये भी बातों आपको याद रखना है, कई बार पूछा हुआ है। तो निम्न में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। बाल गंगाधर तिलक की ये जो है ये पत्रिकाएं अखबार हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। मराठी याद रखना, क्योंकि कई बार अंग्रेजी लोग लगा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, और मराठी इनकी अंग्रेजी में छपी थी, कितना अपोजिट है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ याद रखो। जो मराठा था वो अंग्रेजी में छपा था। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा हमारा तीसरा। चलो 103 भी हो गया, और 103 का तीसरा मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं 104 पे। देखिए 104 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि निम्न में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए थे। बहुत बार पूछा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा एक्ट था, 1935 एक्ट। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट है। यहां से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए थे, तीसरा सही हो जाता है। चलो अब हम चलते हैं 105 में। अब ये देखिए 105 वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा पहले ही बता देती हूँ कि इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको सीटेट ने सही जो है सही माना था, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि निम्न में से कौन, ये विवादित क्वेश्चन था, इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब नीचे तो ऑप्शन दिया नहीं था, बस इसने ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए थे। आपको नीचे कूट वाले भी ऐसे ऑप्शन देना चाहिए था ना, कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऐसा इन्होंने दिया नहीं, इसीलिए यहां पर 3 ऑप्शंस को सही नहीं है पूछा है। तो देखो एक ही सही है बस, वो है मंगल वाला, बाकी आपका ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसमें वैसे बेसिकली 3 आंसर माने थे सीटेट ने, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सीटेट में, 1-2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि जिसके कई मल्टीपल आंसर होते हैं, और किसी का जो है कॉमन नंबर सभी को मिल जाता है। ठीक है, चलिए। तो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों ने जो है दूसरा लगाया था, किसी ने तीसरा, किसी ने चौथा, तो इस तीनों ऑप्शन जिसने जिसने भी लगाया था उन सभी को मिला था कॉमन नंबर। चलो 106 पे चलते हैं। अब इसमें दिया गया है कि आपको 2 कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। लिखा हुआ है कि उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। जी हाँ, आपको ही पता है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त है और उत्तरी ध्रुव के बीच में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें आपको ही पता है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ ऐसे, ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारा ये रहा हमारा सन है। अब क्या होगा ना कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी तो आपको यहाँ पर मिलेगी भूमध्य रेखा के आसपास। बाकी आप देखिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक है, और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर जो है ये तिरछी पड़ती हैं। अब डायरेक्ट जहाँ पे धूप पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे तिरछी पड़ती है वहाँ पर उष्मा कम पहुँच पाती है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा ठंड होता है। तो रीज़न भी इसने एकदम सही लिखा है और कथन भी एकदम सही लिखा है। तो हम किसके साथ जाएंगे, क्योंकि कथन कारण में लिखा है कि हमेशा तिरछी होती है, अभी मैंने आपको दिखाया, तो वो कम उष्मा देगा। जहाँ पे डायरेक्ट जाता है भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। बात दोनों सही है, तो हम जाएंगे पहले के साथ। अब हमारा आ गया 107। अब 107 तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। बस यही एक रीजन है, और जो कि आप सभी को पता होगा, आई होप। तो दूसरा सही हो जाएगा।
अब हम चलते हैं 108, जो कि एक क्वेश्चन आएगा जिसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं है कि पूरा एक एक न्यूमेरिकल आप सभी के लिए करा दें यहाँ पर। तो 108 का देखिए, इसमें पूछा है कि भारत, फिर भी आंसर बता देती हूँ, कई बार रिपीट हो जाते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे, जो कि भारतीय मानक समय है। चंडीगढ़ के पास इतना जो है पूर्व देशांतर पर, कलकत्ता के पास इतना है। क्रमशः स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय मान समय क्या होगा। देखिए, इसको सॉल्व करने की थोड़ी सी प्रक्रिया टेढ़ी है, बताने का अभी कोई मतलब नहीं है। वैसे एक क्वेश्चन के पीछे मत भागो, मैंने हमेशा से बताया है 60 में से आपके पास 59 क्वेश्चन तो है ही। फिलहाल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए, हो गया हमारा। अब हम चलते हैं 109 पे। क्वेश्चन नंबर जरूर ध्यान दीजिएगा, और ताकि आप मुझे बताएं आपका कितना सही हुआ है। यहां पर देखिए 9 पे, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन से भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। तो याद रख लो, वो है हमारा सह्याद्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, जो दक्कन पठार है अपनी पश्चिमी भाग पर, सह्याद्री, यही एक भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। तीसरा सही हो जाएगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फिर से आपके सामने मिलान वाले क्वेश्चंस आ गए, ये देखिए। और ये क्वेश्चन आएगा ऐसा, पहले आपको ऊपर का देखना है, देन आप नीचे आइएगा। देखिए, इसमें पूछ रहा है उचित विकल्प का चयन करो। अच्छा, एक चीज बोलूंगी, यहाँ पर जितने भी लिखे गए हैं इन सभी को प्लीज रट लो, चाहे स्क्रीनशॉट लेके बार बार देखो। ये क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा सीटेट। चलो देखते हैं। सबसे पहले संगमरमर किससे है, तो किससे मतलब निकल कर बना है, किससे मिलकर, तो वो है आपका संगमरमर को हम क्या कहते हैं, मार्बल को हम क्या कहते हैं, तो वो है कायांतरित सेल। तो ए का हो जाएगा चौथा। उसके बाद से हमारा बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर है अवसादी सेल। देन हमारा आएगा कोयला, तो ये है जीवाश्म ईंधन। उसके बाद से ग्रेनाइट आएगा, तो वो है हमारा आग्नेय सेल। देखिए, अगर आप 4 नहीं याद कर पा रहे हैं तो 2 से 3 याद कर लो, ताकि एलिमिनेट आप कर सकें, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। स्क्रीनशॉट प्लीज ले लो, यही वाला लाइन जो है इसमें सही है, ठीक है। चलिए, फिर से मिलान वाले 111, मिलान वाले क्वेश्चन सीटेट हर बार पूछता है। तो 111 का देखते हैं। यहां पर देखिए, पहले तो ध्यान देना कि सही पूछा है आपसे, गलत नहीं पूछा है। ये स्थल रूप है, यहां पर घटक है। तो देखते हैं, देखो मिलान देखना है कि ऊपर युग्मों में से कौन से युग्म सही है। तटबंध पवन है, तो ये तो आपका गलत हो गया। स्टैक समुद्री तरंग, ये आपका सही है, ठीक है। उसके छत्रक सेल नदी, ये भी आपका गलत है। हिमौड हमारा हिमनद, तो ये भी हमारा सही है। तो केवल इसमें बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी ए और आप देख सकते हो मैंने क्रॉस लगाया है, सी जो है हमारा गलत है, ठीक है। तो चलिए, ये यहाँ पे बेसिकली ये पूछा था कि किस स्थल रूप के कौन से घटक हैं। तो स्टैक का समुद्री तरंग है और हिमौड का हिमनद है। बाकी ये वाली लाइन इसमें गलत लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। चलो अब 112 में चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को ज्यादा ही लंबा है, एक मिनट। हाँ, चलिए, अब इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है कि लद्दाख की जलवायु जो है अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक। तो आप सभी जानते हैं एल्टीट्यूड की वजह से, ऊंचाई की वजह से ज्यादा वो शीतल और शुष्क है, बस यही एक रीजन है। ये तो सभी को पता होगा, एल्टीट्यूड की वजह से। तो दूसरा इसमें सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो एल्टीट्यूड, इसी वजह से लद्दाख में ज्यादा ठंड होता है, शीतल और शुष्क है, कोल्ड डेजर्ट हम इसको बोलते हैं। अब 113 है आपका कथन और कारण। सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, 113 में सही विकल्प का कथन ए लिखा है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। जी हाँ, कम तापमान है तो वायु तो ऑब्वियस सी बात है ठंडी होगी। और इसका रीजन क्या दिया है, क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है ना अलग, कि जो जहाँ पे ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पे वायु भारी होती है कि हल्की होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बात तो एकदम सही है कि जहाँ पे तापमान कम होगा वहां पे वायु जो है वो ठंडी होगी, बट इसका रीजन यही है क्योंकि जो ठंडे क्षेत्र होते हैं उसमें वायु भारी होती है। तो दोनों बातें एकदम सही है, तो हम जाएंगे पहले के साथ। व्याख्या भी सही है, साथ में स्टेटमेंट भी सही है। चलो अब 114 यहां पे चलते हैं। यहां पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। तो देखते हैं,
देखिए समाचार पत्र से आपको चीज़ें पता चलती ही हैं, जनसंपर्क जहाँ से क्या हो रहा है देश विदेश में, रेडियो से पता चलता है, टेलीविजन से, सेलुलर फोन से हमको कौन सी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, तो यही हो जाएगा। नहीं पूछा था, तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ये तो बहुत आसान पूछा था। अब आ जाते हैं 115 पे। देखिए 115 में देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियां कहाँ नहीं पाई जाती हैं। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पाई जाती हैं। तो चलो देख लेते हैं। यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर में जी हाँ पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में भी पाई जाती है, अफ्रीका में। बस ये दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में जो है नहीं पाई जाती है। तो नहीं पूछा था, इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आएगा जरूर। चलो 116। देखिए कुछ संसाधन दिया गया है, उसको आपको देखना है और बाद में बताना है कि यहाँ पर कौन से प्राकृतिक आप समझ रहे हैं ना, नेचुरल चीज़ें जो है, प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय के उदाहरण हैं। तो ये तो आसान है। फिर नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपल सी बात है, नेचुरल चीज़ों की बात हो रही है, तो हमारा वन होगा, मृदा होगा और जल होगा। यही तीन होंगे, बी, डी एंड ई। इसमें ज़्यादा सोचना भी नहीं था आपको, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ठीक है, चलिए 116 हो गया। अब हम चलते हैं 117 पे, और ये भी कई बार पूछा हुआ है। देखिए 117 में क्या चीजें लिखी हुई हैं कि मृदा के विरचन या फिर जो मृदा का गठन होता है उसमें कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो एक तो मूल चट्टान निभाता है, दूसरा जो है उसके बाद से एक आपका जलवायु संबंधी कारक। एक बात बताओ, जो मिट्टी है उसके गठन में जो मूल चट्टान, वहीं से तुम मिट्टियां जो है मूल चट्टान धीरे 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 टूट कर नीचे गिरती है, जो कि मिट्टी बन जाता है। उसके बाद से जलवायु का इफेक्ट होता है। बाकी ये स्थलाकृति और समय से नहीं होता है। तो केवल ए एंड डी हमारा सही है। और सॉरी, सी यहाँ पर देखिए, मैंने डिकोड भी अच्छे से किया है बट गलत बोल दिया मैंने। यहाँ पर देखो आपका सही है ए एंड सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 118। अब 118 देखिए, किसान से रिलेटेड है कि कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः एक के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। किसके बीच, आप बताओ ना, एक किसान किससे लेता है कर्ज? साहूकार से लेता है, तो इसी के बीच में तो दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट कि साहूकार और छोटे किसान, यहां पर होगा कि कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है, क्योंकि साहूकार जो है दबाव बनाता है कि हमारा जो पैसा है वापस करो। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। अब यहां पर आ गए हम 119 पे, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। हाँ देखिए, अब 119 में क्या चीजें लिखी हुई हैं, फिर से वही है, दोनों चीजों पढ़ो, कथन कारण बता दो। अभिकथन में लिखा है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार, जी हाँ, लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। कारण दिया है कि संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए। मतलब जो भी मीडिया से इंफॉर्मेशन आ रही है वो विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि आप किसी एक पार्टी को जो है समर्थन दें या फिर किसी के पक्ष में हो, तो ना कि पक्षपातपूर्ण। तो बात एकदम सही है कि एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरी तरफ उस जो मीडिया है, जो इससे इंफॉर्मेशन मिलती है वो विश्वसनीय होनी चाहिए, जिसपे हम भरोसा कर सके, ना कि पक्षपातपूर्ण। तो रीजन, कथन दोनों सही है, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 120 पे, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है तो इसलिए पहले ही बता देती हूँ। देखिए इसमें बेसिकली पूछ रहा है 120 वाले क्वेश्चन में कि भारत में सरकार काम करती है, किस पर काम करती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, राज्य स्तर पे काम करती है और राष्ट्रीय स्तर पे, यही इसका सही आंसर है। देखो कई बार क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए क्या सही चीज़ है, आपको गलत चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना है। ये वार्ड स्तर हो गया, ये क्षेत्रीय स्तर, ये नहीं होते हैं। सरकार काम करती है किस पे, बी और सी पे, मतलब राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ठीक है, चलिए 120 भी हो गया हमारा, 120 का दूसरा सही था। अब हम आ जाते हैं 121 पे। 121 में देखिए लिखा है कौन सरपंच की तरह काम करता है। तो कौन करता है, तो वो करता है अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य, बस यही है। बाकी लिखा है ग्राम सभा का सचिव, जी नहीं, ना ही कोई अधिकारी करेगा, ना ही कोई बारी बारी से वार्ड सदस्य। जो सरपंच है उसकी तरह काम केवल और केवल अन्य वार्ड जो सदस्यों द्वारा जो चयनित, मतलब जो चुना गया एक वार्ड सदस्य है, वही सरपंच की तरह काम करता है। तीसरा सही हो गया। 122
122 में देखिए क्या पूछ रहा है कि लेबर चौक किसे कहते हैं। अब ये भी आपको याद होना चाहिए कि लेबर चौक किसे कहते हैं। तो ऐसी जगह जहां, नाम से ही देखिए ना, लेबर मतलब मजदूर, ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। चौक का मतलब जहां पे लोग इकट्ठा होकर बात करते हैं, और लेबर का मतलब दिहाड़ी मजदूर। बस 2 शब्द में ही पूरा आंसर है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। 123, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कई बार रिपीट है। यहां पर देखिए 123 में क्या पूछ रहा है, लिखा हुआ है कि निम्न कथनों को पढ़ो और सही विकल्प का चयन करो। तो चलो कर लेते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारी के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। जी हाँ, जो बुनकर हैं उनका काम क्या है, सहकारी संस्था जो व्यापारियों के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम करने का, और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। तो ये बात गलत है। इसे व्यापारियों की जो आमदनी है वो बढ़ाने का जरिया नहीं है, केवल निर्भरता कम करने का एक साधन है। तो केवल हमारा इसमें सही हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 124 पे। बाकी नीचे वाले आंसर पे आप मत जाना, पहले ही बता देती हूं वो गलत आंसर है। 124 देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि 2 कथन है उसको पढ़ो, फिर बताओ क्या चीजें सही हैं। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, जो व्यक्ति है, जो समुदाय है, वो हमेशा क्या करता है, लोकतंत्र को नया अर्थ देने का प्रयास करता है। इसीलिए देश को आप पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। तो बात तो एकदम सही बोला इसने, तो हम जाएंगे पहले के साथ, और व्याख्या भी सही है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम 125 पे। यहां पर देखिए 125 जेंडर से क्वेश्चन है। जेंडर असमानता का समाधान के स्तर पर करने की जरूरत है। मतलब जेंडर असमानता का आप समाधान करना चाहते हैं तो वो किस स्तर पर करने की जरूरत होगी, तो वो है सबसे पहले परिवार, समाज और सरकार। केवल वाले आंसर कभी सही नहीं हो सकते हैं। देखो सबसे बेस्ट क्या है ना कि इसने इस ऑप्शन में सब कुछ जो है सम्मिलित कर लिया है। देखो परिवार में भी होता है, लड़के लड़कियों में भेदभाव होता है, समाज में भी होता है, सरकार के भी द्वारा होता है। तो इसलिए हम जाएंगे दूसरे के साथ। यहीं से आप अगर ये सारी चीजें आप अपने घर से, अपने समाज से, सरकार से करें तभी तो समाधान हो पाएगा। दूसरा सही हो गया। अब चलेंगे 126 में। यहां पर 126 में देखिए पूछ रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ही, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसको निकाल करके 300A में डाल दिया गया है। याद रखना 300A में डाल करके लीगल राइट बनाया गया है। तो पहले था बट इसको हटा दिया गया है, तो इसलिए अब हमारे पास 6 हैं। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार क्या है, लीगल राइट है, ना कि मौलिक अधिकार है। तो नहीं वाला पूछा है इसलिए तीसरा है। बाकी पहला, दूसरा, चौथा ये हमारे फंडामेंटल राइट है। चलो 127 पे। कुछ ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन है। देखिए 127 पे देखिए क्या चीजें लिखी हुई हैं। यहां पर लिखा है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्न में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। तो वो तो मध्याह्न भोजन है, तो हमारे जीवन के अधिकार से है, तो जीवन का अधिकार है। ठीक है, भोजन से आप समझ लीजिए। यहाँ पे समानता, शोषण, धार्मिक ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए अब 128 पे आ जाते हैं। यहां पर लिखा है 128 में कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्न में से किस समस्या को दर्शाता है। तो किस समस्या को दर्शाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि न्यायालयों में जो द्वारा जो सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित, मतलब आप अभी देखते ही हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला काफी लंबे समय तक चला है। तो सेम ऐसे ही है कि अगर इंसाफ में देरी हो रही है यानी इंसाफ का कत्ल हो रहा है, तो भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी इसमें से किस समस्या को दर्शाता है, तो वो दर्शाता है न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। दूसरा सही है। नौकरीशाही में लालित फीताशाही, या फिर आरोपी को जमानत दे देना, या फिर अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से होकर गुजरती है, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए 129। अभी आप जानते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, लास्ट में बताना कितना आपने सही किया है। तो 129 में देखो कूट वाले क्वेश्चन है ये। यहां पर देखिए
129 यहाँ पर लिखा है कि 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम। तो याद रखो वन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है, तो 2006 में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक ऐसा कानून है जो अधिकारों को सुनिश्चित करता है। किसके अधिकारों को? सही विकल्प का चयन करें। तो एक तो वनवासी, क्योंकि आपको पता है जो वहां पे लोग रहते हैं उनका भी अधिकार होगा, और दूसरा अनुसूचित जनजाति। पेपर मिल मालिक हो गया या फिर जानवर अधिकार कार्यकर्ता, ये नहीं होंगे। तो ए और बी हमारा सही होगा, ठीक है। वनवासी और अनुसूचित जनजाति का जो है अधिकारों को सुनिश्चित करता है, 2006 के अधिनियम में लिखा हुआ है। तो तीसरा हमारा सही हो गया। चलिए 130 पे काफी लंबे चौड़े क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए 130 में क्या लिखा है कि किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्याकरण प्रायः संबंधित होता है। तो सही विकल्प का चयन करें। तो किस स्थिति को? तो आप भी जानते हैं अभाव की स्थिति होगी, अच्छे स्कूल्स नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, ये तो होगा ही। और उसके बाद एक भेदभाव होता है। तो एक तो हमारा पहला हो जाएगा। दूसरा, अगर कहीं पर समानता है तो लोग अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे, गर्व की तो बात ही नहीं हो सकती है फिर, ठीक है। तो दो ही आंसर इसमें सही होंगे और वो होगा हमारा पहला। ये इसी से संबंधित होता है, हास्याकरण। चलिए अब हम आ गए 131 पे। 131 में देखिए सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर क्या सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं है मतलब समाज जो 6 to 8 में आपको पता है एसएसटी पढ़ाई जाती है, तो उसमें हमारा अभी हम क्या क्या पढ़ रहे हैं आप बताओ। हमने भूगोल पढ़ा, इतिहास पढ़ा, पॉलिटी पढ़ी, क्या मनोविज्ञान इसमें पढ़ाया जाता है माध्यमिक स्तर पर? बिल्कुल भी नहीं। तो यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा है। 132 132 में देखिए क्या पूछ रहा है कि ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं। किस चीज में? तो वो करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, आध्यात्मिक, मनोक्रियात्मक, आर्थिक पक्ष नहीं। बस एक मतलब है कि जो ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल चीजें आप पढ़ते हो वो आपके ज्ञान को ही तो बढ़ा रहा है ना, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर को के डेवलपमेंट में जो है मदद करता है। तो दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आ गए 133 पे। पेडागोजी का सेक्शन आप जानते ही हैं, 20 पूछा जाता है, तो वही हम कर रहे हैं। अब आ जाओ 133 पे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ये जिसने पेडागोजी में 20 में से 20 ला दिया, समझ लो आपका सीटेट का पेपर 2 नहीं रुकेगा, ठीक है। कई बार बच्चों का इसी वजह से रुक जाता है, नंबर कम आ जाते हैं इसीलिए। तो 133 में देखिए पहले आपको सब कुछ पढ़ना है, फिर नीचे स्टेटमेंट दी गई है। क्या लिख रहा है कि भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषता क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को किसमें आपको संलिप्त करके उनकी सहायता कर सकते हैं। मतलब भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित जो स्पेशल जो क्षेत्र हैं उसको ढूंढने के लिए इनमें से आप क्या क्या चीजें करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, विशिष्ट विशेषताओं को पहचानोगे, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, बात एकदम सही है। उसके बाद से आप मानचित्र का जो है अध्ययन करेंगे, ये भी बात सही है। मानचित्र पर आप सूचना ढूंढेंगे, बट आप विश्व कोश का उपयोग नहीं करेंगे, ये कोई आप एक्टिविटी में शामिल नहीं करोगे। तो केवल पहला, दूसरा, तीसरा, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम आ गए 134 पे। देखिए याद रखना पेडागोजी कर रहे हैं, अब बताओ कितने आपके सही हो रहे हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्न समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में, देखो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसका एक क्रोनोलॉजी होता है, वही आपको स्तर बताना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो कौन सा है, तो वो है हमारा 134। तो चलो देखते हैं 134 में सबसे पहले आपका क्या क्रम होना चाहिए। तो पहले पढ़ लेते हैं, मूल्यांकन, पुनरीक्षण, कार्य योजना बनाएं, समस्या का सूत्रीकरण करें या फिर विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करें। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि समस्या आखिर में है क्या, उसकी व्याख्या करेंगे। तो हम पहले कर देंगे तीसरे पे, तो मतलब सबसे पहले तीसरा होना चाहिए। तो ये खत्म हो गए। अब देखो मैंने तीसरा कर लिया, इसके बाद से मुझे पता चल गया अच्छा ये समस्याएं हैं। फिर मैं क्या करूंगी, उसके ऑप्शंस देखूंगी, विचार करूंगी क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो देन हम जाएंगे चौथे के साथ, तीसरे के बाद से चौथा होगा, ये भी खत्म, आंसर आपके सामने है। देन मैं क्या करूंगी, एक प्लानिंग करूंगी, उसको लागू करूंगी और लास्ट में देखूंगी उसके मूल्यांकन करके कि क्या क्या चीजें इसमें जो है पुनरीक्षण करूंगी कि क्या इसमें कुछ गलत तो नहीं है। तो ये हो गया आपका सब कुछ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। तो एक क्रोनोलॉजी में लगाना था, ऑर्डर में। अब हम आ गए 135 पे।
देखिए 135 में क्या चीजें लिखी हुई हैं और आपको फिर नीचे सारे स्टेटमेंट भी पढ़ने हैं। 135 में देखिए कि मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। मतलब मैं सरल से जटिल में जो भी पाठ करिकुलम है उसको मैं अरेंज करना चाहती हूँ, इजी टू कॉम्प्लेक्स। तो नीचे दो जो भी उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर आप क्या करो, तो मैं क्या करूंगी इसके अनुसार, क्योंकि मुझे सरल से जटिल जाना है तो यही पूछ रहा है कि नीचे दिए गए उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर आपको सही विकल्प का चयन करना है, मतलब सही आपको क्रम में लगाना है। ठीक है, तो चलो पहले सब पढ़ लेते हैं। परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र, पड़ोस में परिवार, बहुत पहले के समुदाय। अब सरल से जटिल जाना चाहिए तो सबसे सरल में मैं क्या रख दूंगी, पहले परिवार में रहना रखूंगी। तो पहले होना चाहिए हमारा परिवार वाला, तो दूसरा खत्म, ये भी खत्म। उसके बाद से क्या होना चाहिए, पड़ोस में परिवार, क्योंकि परिवार के बगल में हमारा पड़ोस है तो ये हमारा दूसरे पे आ जाएगा, ये पहले पे। तो देखिए तीसरा ऑप्शन कहाँ पे है, तो दोनों में लिखा हुआ है। उसके बाद से जो है जो बहुत पहले के समुदाय हैं उस पे जाएंगे, तो ये आ गया तीसरे, मतलब चौथा जो है वो तीसरे नंबर पे आएगा। तो ये खत्म हो गया, आंसर आ गया, और लास्ट में आपका होगा भारत के वन क्षेत्र। ठीक है, तो ये एक अनुक्रम है सही तरीके का। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। बहुत आसान था, सरल से जटिल जाना था तो सबसे सरल तो यही होगा ना कि परिवार में रहें, फिर पड़ोस में परिवार हो जाए, फिर बहुत पहले के जो समुदाय हैं, और लास्ट में भारत के वन क्षेत्र। ठीक है, तो दूसरा सबसे लास्ट में होगा। चलिए अब आ गए हम 136 पे। देखिए 136 में क्या पूछ रहा है कि मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की हमको प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाना है। अच्छा मैं टीचर हूं और मैं बच्चों को चाहती हूं कि पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं दिखा दूं, तो मैं किस मानचित्र का यूज करूंगी। ऑब्वियस सी बात है, मैं भौतिक मानचित्र का यूज करूंगी। राजनीति की क्यों करूंगी, या फिर थीमेटिक क्यों करूंगी, प्राकृतिक क्यों करूंगी। मुझे तो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं दिखानी है, तो मैं क्या दिखाऊंगी, भौतिक मानचित्र। पहला सही हो जाएगा। अब ये आ गया 137। 137 देखिए यहां पर क्या लिखा है कि एक सामाजिक, ये पैडागॉजी है, कितना लेंदी पूछा है। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है, तो उसके पाठ योजना, तो निम्न में से ये इन तीनों में से उसकी पाठ योजना में क्या स्थान पा सकता है। जैसे कि मेरे क्लास के जो बच्चे हैं, मैं चाहूंगी कि आसपास के जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बच्चे क्या करें, उस पर जांच करें। तो इन तीनों में से क्या चीजें मैं उनके पाठ योजना में स्थान पा सकता है। सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन करवाएं, और सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, क्यों गवर्नमेंट को जो गरीब हैं उनको स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन। ये बात भी सही है। पूरे विश्व में बच्चों, हमको पूरे विश्व की बात ही नहीं करनी है, हमको तो क्या करना है, बच्चों को आसपास के ही इलाकों में भेजना चाहिए। तो ये तो चौथा सी तो होगा ही नहीं, केवल ए और बी सही है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, चलिए 138 पे आ गए। पैडागॉजी बहुत समय लेता है, पहले ही बता देती हूं। देख ही सकते हैं क्वेश्चंस का हाल कितना लंबा चौड़ा पूछा है। चलो देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हास्याकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है, तो कौन सा सबसे बेस्ट होगा इसमें से अधिगम प्रतिफल। मतलब एक शिक्षक जो है वो सामाजिक न्याय और हास्याकरण पे चर्चा करने की योजना बना रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले कि आखिर में बच्चों को हम समझाएं तो कि हास्यकरण है क्या, तो विद्यार्थी हास्यकरण की अवधारणा को समझते हैं, बात एकदम सही है, ये होगा ही। दैनिक जीवन में अब न्यायपालिका की बात कहां से आ गई, हम तो सामाजिक न्याय और हास्यकरण की बात कर रहे हैं, तो ये तो खत्म हो गया। विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्यकरण कैसे होता है, ये भी बात एकदम सही है। विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया गया है, ये भी बात सही है। क्योंकि सामाजिक न्याय की बात हो रही है तो हम जाएंगे तीसरे के साथ, क्योंकि हमारा जो है ए सही है, सी सही है और डी सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 139। यहां पर देखिए कि 139 में क्या चीजें सही हैं। यहां पर लिखा है कि मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूं, ठीक है, ये चीजें आप समझ गए। उसके बाद से मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मतलब मैं जो है एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ, मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे, और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृत्तांत को कैसे देखते हैं। मतलब पहले तो मैं वहां पे गई,
इफ्तार में, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहन लिए, फिर बाद में मैंने वो कपड़े चेंज करके जींस और टी शर्ट पहन लिया। तो ये इसमें क्या कहना चाह रहा है ये आप बताइए। तो आप उस लड़की के वृतांत को कैसे देखते हैं, मतलब उसने जो ये काम किया आप उसको कैसे देखते हैं, ये पूछ रहा है। देखो, कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है, और हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वग्राही, जी नहीं, पूर्वग्राही का मतलब कि जो हम कपड़े पहन रहे हैं पहले से जो सोच आती रही है उस पर डिपेंड है, जी नहीं। कपड़ों को आराम के लिए देखो, मौके के अनुसार पहनो। अब कहीं पर पूजा हो रहा है तो आप वहां पे जींस टी शर्ट थोड़ी ना पहनेंगे, आप साड़ी हो गया, सूट सलवार, यही तो पहनेंगे। फिर बाद में आपको जिसमें कंफर्टेबल होगा आप वो पहन लेंगे। तो इसी तरीके से उस लड़की ने भी काम किया है। तो बेसिकली ए सही है और सी सही है। दूसरा, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है 140। 140 में देखिए क्या चीजें सही हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है, मतलब जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा, किस टाइप के प्रश्न से। सबसे पहले देखिए, हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें, या फिर बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या हैं। देखिए, हिमालय और गंगा नदी की व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया रटी रटाई है, आप उसको आराम से बता देंगे, तो ये इससे कोई आलोचनात्मक विवेचन नहीं हो जाएगा। हाँ, ये है कि अगर आप किसी के गुण और अवगुण की बात कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, उसको सोचेंगे, समझेंगे, ठीक है। झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग विस्थापित करने की उचित स्थितियां कौन सी हैं, अब ये स्थिति बताने में कौन सा दिमाग लग गया। बाकी आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव की व्यवस्था में 3 अंतर। देखो, जब भी क्रिटिकल या आलोचनात्मक विवेचन की बात करेगा ना, एक बात याद रखो, उसमें गुण अवगुण या फिर अंतर वाली चीजें जरूर होती हैं। तो ऐसे अगर आपको ऑप्शंस मिले आप उसको तुरंत सही कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं। यहां पर देखिए, एक बार और बता देती हूं, ये देखिए बी और डी सही है। गुण अवगुण और अंतर ऐसी चीजें ही आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहित करते हैं, इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, ठीक है। चलिए 141 पे, और ये हमारा एजर्शन रीजन जरूर आएगा, देख ही सकते हो तब से कितने एजर्शन रीजन के क्वेश्चन हमने किए हैं। देखिए, 2 कथन को पढ़ना है। सबसे पहले, ब्रांडिंग का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ब्रांडिंग का अर्थ है कि किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना ताकि उत्पाद को बाजार में प्रचलित, ये तो सेम वही चीज है कि इतने सारे ब्रांड हैं, उसी से लोग उसको पहचानते हैं, अलग अलग, फिर वो भिन्न हमको दिखता ही है। बाकी ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है। जी हाँ, ब्रांडिंग जो है ना, एक पशुपालन की ही जरूरत से उभरा हुआ एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा था, यहीं से ये ब्रांडिंग आया है। बात एकदम सही है, व्याख्या एकदम सही है। जाएंगे हम पहले के साथ, ठीक है। चलिए 142, ये क्वेश्चन जो भी हैं आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछेगा जरूर। कितने पे आ गए हम, 142 पे। बहुत जल्द हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट भी होने वाले हैं। अब देखिए 142, इसमें क्या पूछ रहा है, वही सेम वैसा ही है कि सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। जी हाँ, तो फिर विकेंद्रीकरण करने की जरूरत क्यों है, तो लिखा है कि विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। दोनों बातें एकदम सही है, हम जाएंगे पहले के साथ, ठीक है। व्याख्या भी एकदम सही है। चलिए 143, भर भर के बस इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है। ये हमारा, इसमें देखिए फिर से कि परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं। जी हाँ, हमको स्त्रियों के एग्जाम्पल को शामिल करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत, मतलब इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है, इसीलिए करना चाहिए। तो दोनों बात एकदम सही है, तो हम जाएंगे पहले के साथ। इस वीडियो को आप 2x स्पीड में कई बार देखिएगा, यहां से 100% क्वेश्चन पूछेगा, आप फिर बाद में कहेंगे कि जी हाँ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। अब चलो 100, यहां पे ये देखिए, कल ही यहां पर देखिए द्वितीयक स्रोत का उदाहरण पूछ रहा है, कई बार क्वेश्चन हो चुका है। द्वितीयक स्रोत का मतलब होता है, पहला स्रोत आपको पता होगा कि आप कोई चीज अपना खुद का लिख रहे हो, जैसे कि आपकी डायरी हो गई, आपके तस्वीर हो गए, आपकी जीवनी हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और कोई, ये देखिए, तो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है, तो केवल विद्वानों की पत्रिकाएं होंगी, क्योंकि विद्वानों ने जो भी चीजें लिखी उसको पत्रिकाओं में डाल दिया गया। बाकी आत्मकथाएं, डायरी, मेरी डायरी तो मेरी ही चीजें, मेरी से ही लिखी होंगी, मेरी तस्वीर, ये सब कुछ प्राथमिक है, फर्स्ट है। तो द्वितीयक क्या है, तो वो है केवल ऑप्शन नंबर 1, विद्वानों की पत्रिकाएं, तो केवल 1 होगा। और ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर, ठीक है। चलिए अब हम आ गए 145 पे।
देखिए 145 में क्या पूछ रहा है वो आपको ध्यान देना है। यहां पर पूछ रहा है कि माध्यमिक मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना मतलब प्रोजेक्ट करने के लिए निम्न में से न्यूनतम रूप से क्या अनिवार्य हो सकता है। सबसे कम इंपॉर्टेंस किसका है, आपको क्या करना है, मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के बारे में प्रोजेक्ट बनाना है। तो सबसे कम इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं, अगर आप इस पे कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आपको चित्रों की जरूरत होगी, आपको कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की जो महत्वपूर्ण कथन है वो चाहिए होगा, क्योंकि आप स्वतंत्रता संग्राम पे करने वाले हैं, वो स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठा की गई ये भी होगा। सबसे कम इंपॉर्टेंस क्या होगा कि आप प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह करें, मतलब जो भी प्रश्नावली है उस पर आधारित आंकड़ों का संग्रह, ये कम इंपॉर्टेंस है। और न्यूनतम रूप से पूछा था तो हम जाएंगे 4 के साथ। चलिए 146, अब ये देखिए आरटी एक्ट, आप जानते हैं जब से आया है ये हमारा बीएड वर्सेस बीटीसी का जजमेंट, कितनी बार उसमें आरटी एक्ट का जिक्र हुआ है। तो 146 में देखिए लिखा है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा 146 है। तो प्लीज बताइएगा अभी तक आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो ये तो सभी को पता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स्थानीय सरकार जैसा कुछ होता ही नहीं है, मतलब जो इस पे इम्प्लीमेंट करे। तो ऑप्शन नंबर 1, तो आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो कौन सी संस्थाएं जो है मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है, तो वो है केवल ए एंड बी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये आसान पूछा था। चलिए 147 में चलते हैं। अब देखिए 147 में क्या पूछ रहा है, तो यहां पर यह पूछा गया किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र कहां से आरंभ होता है और कहां पर समाप्त होता है। बहुत आसान है। तो किसी भी कक्षा या विद्यालय का जो आकलन का चक्र है वो नियोजन आकलन से स्टार्ट होता है और समाप्त होता है योगात्मक, जहां पर आपको ग्रेड बता दिए जाते हैं। तो बाकी आप कुछ देखो भी मत, क्योंकि एक तो योगात्मक आकलन लास्ट में होगा ही होगा, तो ये तो वैसे भी खत्म हो जाएंगे। बाकी निर्माण से नहीं, नियोजन से होगा आरंभ। तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए 147 भी हो गया। अब हम आते हैं 148 पे। यहां पर देखिए विद्यालयों के कार्यों के स्वदेशी संग्रहण को क्या माना जा सकता है, क्या माना जा सकता है। तो आप जानते हैं कि पोर्टफोलियो है, कई बार मैंने बताया कि पोर्टफोलियो में बच्चे का हर एक इंफॉर्मेशन लिखा होता है। तो जो भी विद्यालय के कार्यों के जो स्वदेशी संग्रहण है, हम उसको क्या मान सकते हैं, पोर्टफोलियो माना जा सकता है। वो कोई रिपोर्ट कार्ड, कोई वो असाइनमेंट, कोई रूब्रिक नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। अब हम आ गए 149 पे। ये काफी लंबा है क्वेश्चन, यहां पर देखिए 149 में क्या पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकन करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। तो इसमें से क्या सहायक हो सकता है। मान लो जैसे कि मैं जानना चाहूंगी कि मेरे क्लास के बच्चे जो हैं वो जनसंख्या पिरामिड समझ भी पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगर वो पढ़ रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, इट मीन्स कि उनको समझ में आया है। दूसरी चीज की दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं, तो इससे भी मैं समझ जाऊंगी। बाकी अगर वो जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, तो ये चीज नहीं होगी। ठीक है, अनुमान लगाने से थोड़ी ना मैं समझ जाऊंगी। तो ए एंड बी जो है हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा। तो अभी जो है हमारा 149 भी हो गया, और ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप 60वां क्वेश्चन हो गया। 150, बाकी और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। यहां पर देखिए 150 में क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण मतलब एनालिसिस करने के कौशल को आंकता है। इसमें से कौन सा प्रश्न, तो जैसे कि मैं सोच सकूं कि अच्छा बच्चे के अंदर एनालिसिस की भी क्वालिटी है, तो मैं क्या करूंगी, अगर ये प्रश्न है अगर हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इससे क्या प्रभाव होगा। मैं बच्चों से पूछ सकती हूँ कि बताओ अगर हिम नदी ही पिघल जाए तो इससे क्या प्रभाव होंगे। तो इससे मैं बच्चों के एनालिसिस वाले कौशल को आंक सकती हूँ। बात एकदम सही है। हम ये उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करेंगे, या फिर वित्त आयोग क्या है, इनके काम क्या है, इसमें क्या एनालिसिस है। एनालिसिस वहीं पर आपको समझ में आएगी जहां पर बच्चे अपना खुद का विचार दे रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है, रीजन देखिए, जहां पर भी क्वेश्चन में अगर रीजन पूछ रहा है ना, तो वो भी आपका विश्लेषण कौशल से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4A एंड D। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रख्यात महाकाव्य शिल्पदिकारम के विषय में सही है? अब ये जो शिल्पदिकारम है, इससे क्वेश्चन आना 100% श्योर है, हर बार आया है, चाहे वन लाइनर में पूछे या फिर कई सारे ऑप्शन में पूछे। तो आपको क्या करना है, अपने कॉपी में जो है शिल्पदिकारम नोट कीजिए और उसके साथ में जो भी उसके इंपॉर्टेंट मैं आपको बताई थी, बट इसका जो है उनको सामना करना पड़ा था नीच व्यवस्था के परिणाम स्वरूप। और नीच क्या होता है, तो वो एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स दैट दे फेस्ड वाज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ, कंसिक्वेंसेज का मतलब ही होता है परिणाम ऑफ द नीज सिस्टम। तो ये नीज सिस्टम ही था, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सेम है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस याद रखिएगा कि उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर कर रहे थे। अब ये है 39। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया ना SST, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, सच बता रही हूँ। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन हर बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि स्त्री पुरुष तुलना, इसका नाम ही याद रख लीजिए कि स्त्री पुरुष तुलना जो है एक किताब से प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी 39, हाँ अब आपको शायद दिख रहा होगा। तो ये जो है ताराबाई शिंदे, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, कहीं भी स्त्री पुरुष तुलना आ गया तो उसका याद रखिएगा, ये जो है ताराबाई शिंदे, नाम याद रखिएगा, ताराबाई शिंदे। अब चाहे आप इसको किसी भी तरह से याद करें, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आता भी है कि स्त्री पुरुष तुलना जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ताराबाई शिंदे। कहीं भी कुछ भी आ गया और अगर ऑप्शन में ताराबाई शिंदे दिया है तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट, सी टेट, MP टेट सब में पूछा हुआ है कि स्त्री पुरुष तुलना जो है उस के नाम से एक किताब प्रकाशित हुई थी, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच जो है मौजूद जो सामाजिक है उनके फर्कों की आलोचना की गई थी। मतलब पुरुष और महिलाओं के बीच जो है वो अंतर किया गया था और इसमें इसकी आलोचना जो है किया गया था। तो किसने किया था, तो वो है ताराबाई शिंदे, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, जो कि आज का लास्ट है। ऐसे मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगी, पहले मैंने सोचा कि आपको एक बार थोड़ा सा जो है एनालाइज करा दूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप आराम से कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था? मतलब आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा है इन सब में से जिसका संबंध जो है वो जातिगत, कास्ट वगैरह का जो लोग भेदभाव करते थे उसके विरुद्ध आंदोलन से था। तो इसका राइट आंसर है सतनामी आंदोलन। जब भी जातिगत आंदोलन का कुछ भी ऐसा आए और वहां पे पूछे कि कौन सा आंदोलन था इसके विरुद्ध में, तो याद रखिएगा सतनामी आंदोलन इज राइट। तो ये थे, आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। डेली 12 बजे ही क्लास होगी आपकी, डेली सुबह जो है 12 बजे क्लास हो जाएगी। कभी कभी लेट हो जाता है टेक्निकल इश्यूज के बाद। अगर वीडियो सच में पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ना भी करें तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 2x स्पीड में बार बार देखिए, ताकि एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जो है छप जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।